हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईएएस यूट्यूब चैनल। दिस इज संजय राठौर एंड आज हम देखते हैं जो आज के हिंदू न्यूज़पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए थे उनको। बट बिफोर दैट, आज का आपके लिए प्रीलिम्स क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, पहला आपका जो ऑप्शन है, स्टेटमेंट है, वो है दे शो जीरो रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड स्टेटमेंट says they have ferromagnetic properties. And third is superconductivity disappears under high magnetic field. ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस हैं। इनको आप कमेंट सेक्शन में इसका सही जो आंसर है वो ज़रूर लिख के बताइएगा, और इसका एक्सप्लेनेशन है वो आपको अगले लेक्चर में मिलेगा। ठीक है, तो बिफोर वी गेट स्टार्टेड, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन that if you're planning to move towards Unacademy Plus subscription, then you can reach out to us at this number if you have any doubt regarding this subscription plan. और आप हमको या कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो with that we will try to reach out to you as soon as possible with the best possible advice for you. So apart from that, Unacademy एक फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कंडक्ट कराता है फॉर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, जिसका हर महीने की 10th और 25th जो डेट होती है उसको ये कंडक्ट कराया जाता है। और इसमें जो टॉप 50 जो रैंकर्स होते हैं उनको एक्साइटिंग प्राइज और स्कॉलरशिप मिलती है। सो प्लीज़ डू गिव दिस टेस्ट। तो फर्स्ट जो आर्टिकल है वो कहता है इंडिया टू साइन जियो स्पेशियल कोऑपरेशन डील विद यूएस। सो बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया और यूएस के बीच में अभी एक 2+2 डायलॉग चल रहा है इंडिया के अंदर। ठीक है, 2+2 हमने बात करी थी, ये एक मिनिस्ट्रियल डायलॉग है जिसके अंदर दोनों कंट्रीज़ के जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं और जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, सो अभी ये जो समिट है या जो ये डायलॉग अभी इंडिया के अंदर चल रहा है, और इसमें ऐसा बोला गया है इस आर्टिकल के अंदर कि जो बैका है उसको आज साइन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम पहले भी वीडियोस में बात कर चुके हैं पिछले कुछ दिनों से, ये इंडिया के बीच में और इंडिया और यूएस के बीच में ये 4 एग्रीमेंट्स जो हैं ये तरह से फंडामेंटल मिलिट्री एग्रीमेंट्स हैं, जिनमें से हम जानते हैं कि ये जो 3 एग्रीमेंट है ये ऑलरेडी साइन हो चुके हैं। ठीक है, और ये क्रोनोलॉजिकली अरेंज है, मीनिंग कि जो जनरल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट है वो बेसिकली 2002 में साइन अप हो चुका है। और इससे जो दो कंट्रीज़ हैं इनके बीच में जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट होता है, यानी जो डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि आपका चिनूक हेलीकॉप्टर या फिर C-130 ग्लोब मास्टर जो एयरक्राफ्ट है उसका एक्सचेंज होता है, तो इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनका टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र हो सके। ठीक है, उसके लिए इस एग्रीमेंट को साइन अप किया गया। ठीक है, इससे जो यूएस की जो कंपनीज़ हैं उनके लिए इंडिया के अंदर जो अपने डिफेंस इक्विपमेंट है उसका सप्लाई करना इजी हो जाएगा, और इंडिया को ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है ये भी करना आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये जो इसमें एग्रीमेंट है ये अराउंड 2016 साइन हुआ था लेमोवा, मीनिंग लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो बेसिकली ये जो दो नेशंस हैं इंडिया और यूएस, इनकी डिफेंस फोर्सेस या जो इनकी आर्म फोर्सेस हैं इनके बीच में एक्सचेंज हो सके। यानी अगर मैं एक एग्जांपल दूं, सपोज जो नेवी है यूएस की उसे रीफ्यूलिंग की ज़रूरत है या फिर आर्म्स की कुछ ज़रूरत है, तो दे कैन टेक इट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, इंडियन पोर्ट से वो ये चीज़ ले सकती है। और सेम इसका रेसिप्रोकल इंडिया भी कर सकता है कि इंडिया को कभी नेवीज़ को या किसी और फोर्स को कुछ ज़रूरत है तो वो जो लॉजिस्टिक्स है वो दोनों आर्म फोर्सेज जो है वो एक्सचेंज कर सकती हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। 2018 में इसको साइन किया गया था, कॉमकासा। ये बेसिकली जो दो आर्म फोर्सेज हैं ये एक दूसरे का कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, यानी जो सेटेलाइट के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं उसको यूज़ कर सके और एक सिक्योर चैनल बन सके दोनों के बीच में, इसके लिए इसको साइन अप किया गया था। एंड जो फाइनल ये जो बैका की जो बात हो रही है ये शायद अब आर्टिकल जैसा कि बता रहा है कि आज साइन अप हो सकता है। तो ये बेसिकली इट डील्स विद द जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन। जियो स्पेशियल मतलब जो हमारी जो अर्थ इमेजिंग जो सैटेलाइट है उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो दोनों कंट्रीज एक दूसरे से इसके थ्रू शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के जो आर्मीज जो हैं उनके बीच में बहुत हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटरेक्शन इसके थ्रू पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस आर्टिकल में। तो गाइज नेक्स्ट जो हम आर्टिकल देखते हैं ये बेसिकली एडिटोरियल पेज पे आया था आज के हिंदू न्यूज़पेपर में, और ये
हमारा जो IR है, इंटरनेशनल रिलेशन, उससे डील करता हुआ एक आर्टिकल है। एंड ये बेसिकली बताता है कि कैसे इस मॉडर्न डे के अंदर ये जो जियो पॉलिटिक्स है, ये जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं हमारी और जो वर्ल्ड की है, वो कैसे चेंज हो रही है। तो अगर हम बात करें फॉरेन पॉलिसीज़ की, तो यूजुअली अब तक जो फॉरेन पॉलिसीज़ जो हैं वो यूजुअली जो आइडियोलॉजी बेस्ड होती थी, ठीक है। अगर आइडियोलॉजी की मैं बात करूं कि आइडियोलॉजी क्या होता है, तो बेसिकली आइडियोलॉजी एक ग्रैंड आइडिया है, बहुत बड़ा एक आइडिया है जो ये बताता है कि कैसे चीज़ें होनी चाहिए। तो आइडियोलॉजी की अगर हम बात करें मॉडर्न डे के अंदर, तो कंटेम्प्रेरी हम दो मॉडर्न डे आइडियोलॉजीज़ की बात कर सकते हैं। पहला सोशलिज्म एंड नेक्स्ट इज़ योर कैपिटलिज्म, ठीक है। ये दो मेजर या प्रोमिनेंट आइडियोलॉजी है मॉडर्न डे की, ठीक है। अब तक हम फॉरेन पॉलिसीज़ थी वो यूजुअली आइडियोलॉजी बेस्ड होती थी, तो या तो आप सोशलिज्म को फेवर करती थी आपकी फॉरेन पॉलिसी, या कैपिटलिस्ट स्टेट को फेवर करती थी, ठीक है। बट नाउ जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं ये चेंज होकर आइडियोलॉजी की बजाय इशू बेस्ड हो गई, ठीक है। तो अब क्या है कि जो फॉरेन पॉलिसीज़ हो गई, तो नाउ रादर देन अलाइनिंग ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, जो स्टेट हैं वो प्रेफर करते हैं कि इशू बेस्ड अलायंस हो, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि ओपैक हो गया, ठीक है। तो ओपैक जो है एक पेट्रोल प्रोड्यूसिंग जो नेशंस हैं उनकी एक अलायंस है, इसको हम आगे भी स्लाइड्स में देखेंगे, बट यहाँ के लिए बस इतना जान लीजिए, एक पेट्रोल प्रोड्यूसिंग अलायंस है। सो बेसिकली यहाँ इशू पेट्रोल को रेगुलेट करना था, जो पेट्रोल प्राइसेस है उनको रेगुलेट करना था, ठीक है। तो ये इशू बेस्ड जो फॉरेन पॉलिसी है, इसका जो प्रोमिनेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम हमारे इंडिया के जो इंडिपेंडेंस के बाद से बात करें, तो हम जो है बेसिकली एक नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी फॉलो करते थे। यानी उस टाइम के जो दो पावर ब्लॉक्स हैं, जो कि आपके US एंड USSR, जो मेजर पावर ब्लॉक्स थे बिटवीन 1950s टू 1990s आप मान लीजिए, ठीक है। इस दौरान जो ये जो दो मेजर पावर ब्लॉक्स थे, ये US जो है वो कैपिटलिस्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। वहीं जो USSR है ये रिप्रेजेंट करता है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को, ठीक है। तो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट चलता था, कुछ नेशन US को फेवर करते थे, कुछ नेशन USSR को फेवर करता था। इंडिया ने इस टाइम के दौरान एक नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को फॉलो किया कि हम दोनों के साथ अलाइन नहीं होंगे, और जो हमारे जो इंटरेस्ट हैं हम उसके हिसाब से अलाइन होंगे। तो ये आर्टिकल यहाँ कहता है कि जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी विजय गोखले, सो ये जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इज़ मच डिफरेंट फ्रॉम नेहरूवियन एरा का जो नॉन अलाइनमेंट है, ठीक है। तो उस टाइम का जो, अगर हम उस पीरियड का बात करें नेहरूवियन एरा का, तो उस टाइम ये दो मेजर पावर ब्लॉक्स थे और इनके साथ हम नहीं अलाइन होना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे इंटरेस्ट को हार्म करता था। तो ये एक नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी हम उस टाइम फॉरेन अफेयर्स में फॉलो कर रहे थे ड्यूरिंग द एरा ऑफ नेहरू, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर ये बोला गया है कि ये जो नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है, अब इससे हम शिफ्ट होके एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे आ गए हैं, ठीक है। यानी इशू बेस्ड ऑटोनॉमी, इशू बेस्ड पर अप्रोच के ऊपर आ गए, ठीक है। तो इसके अंदर ये कह रहा है कि जो हमारे साथ जो चाइना है उसने भी ये इस पॉलिसी को फॉलो करना शुरू कर दिया है, ठीक है। इसीलिए बहुत सारा जो हमारा जो रिसोर्सेज हैं या जो चाइना के रिसोर्सेज हैं, स्पेशली इन वेस्ट एशिया, हम अलाइन कर रहे हैं विद डिफरेंट कंट्रीज़, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो यूजुअली जो थे वो पाकिस्तान के सपोर्टर थे, अनटिल लाइक लेट 90s तक। ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ थी यूजुअली पाकिस्तान को सपोर्ट करती थी और इंडिया के अगेंस्ट रहती थी, बट धीरे धीरे वो भी इशू बेस्ड अप्रोच की तरफ आते हुए वो इंडिया को फेवर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंडिया में ज़्यादा फेवरेबल सर्कमस्टांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ऐसे ही चाइना कुछ कर रहा है, जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है उसने यूजुअली अगर हम देखें तो गल्फ़ कंट्री या तो पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे या फिर US को सपोर्ट करते थे। बट अब हम देख रहे हैं जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है उसने चाइनीज़ डिफेंस इक्विपमेंट लेना शुरू कर दिया है, जो यूजुअली वो लोग US से प्रोक्योर करते थे। तो इसमें एक एग्जांपल दे रहा है कि चाइनीज़ ड्रोन विंग लुंग ड्रोन्स जो है US ने प्रोक्योर, UAE ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने प्रोक्योर किए, क्योंकि जो US के जो आर्म ड्रोन्स हैं जिनका नाम रीपर ड्रोन्स है, उनको वाशिंगटन ने जो है बेचने से मना कर दिया, ठीक है।
तो हम देख रहे हैं एक शिफ्ट हो रहा है जो गल्फ कंट्रीज हैं उसके अंदर भी टूवर्ड्स इंडिया एंड योर चाइना। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो जो गल्फ कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया हैं, ठीक है, इन्होंने हेविली इन्वेस्ट किया है इंडिया के अंदर इन फॉर्म्स ऑफ पेट्रोलियम बेस्ड जो कंपनी है उनके अंदर। ठीक है, जैसे रिलायंस में अरमाको ने शेयर खरीदा है। ठीक है, और कुछ स्ट्रैटेजिक जो पेट्रोलियम रिजर्व है इंडिया को बनाने में हेल्प कर रहा है सऊदी अरेबिया। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कैसे फॉरेन पॉलिसीज जो है कंट्रीज़ की चेंज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसराइल जो है उसके हमने बात की कि अब्राहम अकॉर्ड्स जो चल रहे हैं, जिसके अंदर उसने यूएई के साथ पहले अपना रिलेशंस एस्टैब्लिश किया, फिर बहरीन के साथ, और कल हमने देखा सूडान के साथ भी उसने अपना एक रिलेशन जो है फॉर्मलाइज कर लिए। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल सिनेरियो है बहुत तेज़ी से चेंज हुआ है और इंडिया को इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स इसके अंदर ये बात करता है एडिटोरियल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये एक और एडिटोरियल आया था, तो ये कहता है वुमेन एट द हार्ट ऑफ रिकवरी। ठीक है, तो जो कोविड-19 की जो सिचुएशन चल रही है जिसके वजह से बहुत इकोनॉमिक लॉस हुआ है, तो ये बेसिकली कहना चाह रहा है जो रिकवरी होगी, अगर हमें इसे होलिस्टिक रिकवरी बनाना है तो उसमें वुमेन का जो रोल है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऐसा आर्टिकल कहना चाह रहा है। और इसके अंदर ये भी बात की गई कि कोविड के चलते वुमेन को कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। एक वर्ड का इसमें इस्तेमाल किया गया, जेंडर्ड सोसाइटी। ठीक है, तो जेंडर्ड सोसाइटी का बेसिकली मतलब कहता है ऐसी सोसाइटी जो डिफ्रेंशिएट करती है बिटवीन जेंडर्स, और जिसके अंदर जो मेल होते हैं उनको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है। ठीक है, और वुमेन के साथ थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इससे क्या हो रहा है कि कोविड-19 के अंदर हमने देखा जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, और वुमेन वुमेन जो वर्कर्स हैं उनका जो वेज लॉस है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हुआ है एज़ कम्पेयर टू मेल। ठीक है, तो इसके कारण जो है अराउंड 100 मिलियन लोग जो हैं वो जो है पॉवर्टी के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, उसमें से वुमेन का जो शेयर होगा वो बहुत हाई होगा, क्योंकि जितनी भी वेज लॉस हुए अगर हम उनको एज अ शेयर ऑफ जेंडर देखें तो उसमें फीमेल जो वर्कर्स हैं उनका जो वेज लॉस है ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो वुमेन ने फेस की है। इसके अलावा जो ये आर्टिकल अगर एक फैक्चुअली एक इन्फॉर्मेशन देता है तो वो कहता है इंडिया का जो वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू ऑफ 2020 है वो ऐसा कहता है कि जो फीमेल का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है बिटवीन एज 15 एंड 59, ठीक है, एज ग्रुप का ये जो ग्रुप है इसके अंदर ये बता रहा है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है इट हैज़ डिक्लाइन एंड स्टैंड्स एट 25.3%। ठीक है, वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, बेसिकली मीनिंग कि जो वुमेन जितनी भी वुमेन है इस कैटेगरी में और जो काम कर रही हैं उनका जो रेट है वो 25.3% आप पे आ गया है, जो कि दुनिया में काफ़ी लोवेस्ट के अगेंस्ट है। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर इन्फॉर्मेशन अगर या फैक्ट की बात कहें तो वो कह रहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हैज़ एस्टिमेटेड देन एन इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज इन द वर्कफोर्स विल इंक्रीज इंडिया GDP बाय 27%। यानी अगर वुमेन और मेन के बीच में इक्वालिटी आ जाती है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वर्क, तो इंडिया का जो GDP है वो 27% से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट डिटेल इसके अंदर वो ये बात कर रहा है। और अगर हम नेक्स्ट इसमें बात करें कि इन कुछ इनिशिएटिव्स जो लिए गए, जैसे दिशा एक इनिशिएटिव है जो कि लिया गया बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, विच इज़ सपोर्टेड बाय IKEA फाउंडेशन। IKEA बेसिकली एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है दैट इज़ बेस्ड इन स्वीडन। ठीक है, सो इसने एक तरीके से मिशन लिया है कि 1 मिलियन वुमेन एंड गर्ल्स विद स्किल्स एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी उसको प्रोवाइड करेंगे, 1 मिलियन वुमेन्स एंड गर्ल्स को। ठीक है, दिशा एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया विच आर सपोर्टेड बाय UNEP।
तो बेसिकली इस इन प्रोग्राम्स के अंदर ये जो वुमेन है इनको ट्रेनिंग दी जाएगी टू क्रिएट अ कार्डर ऑफ रूरल वुमेन टू डेवलप 15,000 सोलर टेक्नीशियंस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं इसके अंदर। और फाइनली ये बात करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया का जो प्रोजेक्शन है जीडीपी का फॉर 21 टू 2022 जो ईयर है वो 8% रखा है। एंड इफ इंडिया इज टू अचीव दिस टारगेट तो इसके अंदर जो वुमेन का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसा ये आर्टिकल कह रहा है। तो अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये कह रहा है कि इंडिया इज़ मच सेफर अगेंस्ट सुनामी थ्रेट। ऐसा कहना है जो नए इनकॉइस हैं, जो उसके डायरेक्टर हैं उनका। तो इनकॉइस जो है बेसिकली इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है आपके लिए, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये जो इंस्टीट्यूट है ये आता है अंडर MOES, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ठीक है, इसके अंदर ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो इनकॉइस है ये एक तरीके से जो सुनामी रेडी जो प्रोग्राम है इंडिया का उसको हेड करता है। ठीक है, इनकॉइस ये जो इंस्टीट्यूट है इसको हेड करता है और हमारी जो सुनामी के अगेंस्ट प्रिपेयर्डनेस है उसको रेगुलेट करता है। अगर मैं बात करूँ कि सुनामी के बारे में, तो सुनामी बेसिकली इज़ अ जापानीज वर्ड। ठीक है, तो सुनामी मतलब इस दो वर्ड से मिलके बना, सुना मतलब हार्बर एंड नामी मीन्स वेव्स। तो बेसिकली इसको अगर जापानीज से ट्रांसलेट करें तो ये कहलाता है हार्बर वेव्स। बेसिकली सुनामी जो है उसका जो राइज होता है वो होता है अर्थक्वेक से। ठीक है, तो अगर जो ओशन सरफेस है उसके अंदर वर्टिकल मूवमेंट होता है, सिग्निफिकेंट वर्टिकल मूवमेंट, तो हमें जो ओशन में है बहुत हाई अमाउंट की जो वेव्स हैं वो राइज होती हुई दिखेंगी। ठीक है, जिनकी हाइट करीब 30 से 40 फुट तक हो सकती है, इतनी हाइट की जो वेव्स है वो जनरेट होती है। तो इसके लिए एक तो वर्टिकल मूवमेंट ज़रूरत है जो ओशनिक क्रस्ट है उसका, एंड दूसरा इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी थोड़ा हायर होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल छोटे मोटे जो अर्थक्वेक है वो तो अर्थ की सरफेस पर रेगुलरली आते रहते हैं, बट एक मेजर अर्थक्वेक ही सुनामी को ऑकर करा सकता है। ठीक है, तो सुनामी का जो ऑकरेंस होता है वो बेसिकली बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक दैट इज ऑकरिंग बिटवीन विद इन द ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, उसकी वजह से सुनामीज राइज होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि इंडिया ने जो है बेसिकली एक रियल टाइम अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो बनाया है, जिससे कि सुनामी की जो वार्निंग है वो विद इन 10 to 20 मिनट्स ऑफ अर्थक्वेक ऑकरेंस दी जा सकती है। ठीक है, और रिसेंटली जो है इंडिया के जो कुछ एरियाज़ हैं उनको सुनामी रेडी का टैग मिला है। तो सुनामी रेडी का टैग की अगर हम बात करें तो इट इज़ बेसिकली अ कम्युनिटी बेस्ड परफॉर्मेंस प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन, जो कि यूनेस्को के अंडर आती है, which aims to promote tsunami preparedness through active collaboration of public, community leaders and national and local emergency management agencies। ठीक है, तो इनकोइस जो है ये बेसिकली जो हमारा जो एपेक्स अगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट बॉडी की बात करें जो कि NDMA है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, जिसको कि हमारे PM हेड करते हैं। तो बेसिकली ये जो इनकोइस है ये इसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एंड फर्दर जो NDMA है वो जो कंसर्न जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको इन्फॉर्म करता है। तो ये ऐसे जो है हम एक तरीके से डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस को इंश्योर करते हैं, जिससे कि जो डिज़ास्टर लाइक सुनामी है उनसे जो हमारा जो लॉस है, चाहे वो इकोनॉमिक लॉस हो चाहे वो ह्यूमन लाइफ्स का जो लॉस हो, उसको रिड्यूस कर सके। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम देखें तो ये बात करता है बेसिकली एक प्रेसिडेंट ने जो एड्रेस दिया है, जिसके अंदर प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल फ्यूल प्राइसिंग नीडेड। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या हुआ है, ये आर्टिकल कह रहा है कि रिसेंटली इंडिया के अंदर इंडिया एनर्जी फोरम जो है एक सेमिनार, इस तरह का जो फोरम है वो इनाग्रेट हुआ। उसकी इनाग्रेल स्पीच में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका ये एड्रेस था, जिसमें वो बात कर रहे थे कि जो रिस्पॉन्सिबल फ्यूल प्राइसिंग की ग्लोबल मार्केट्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा कि बहुत फ्रीक्वेंटली जो है ऑयल का जो है वो प्राइस चेंज होता है और उसमें ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है,
सो बेसिकली जो हमारे पीएम हैं उन्होंने एक विजन क्रिएट किया है। इसके अंदर उन्होंने जो है 7 की ड्राइवर्स ऑफ इंडिया चेंज ऑन एनर्जी मैप की बात करी, ठीक है, जिसमें से कि पहला पॉइंट उन्होंने बोला एक्सेलरेटिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स अ गैस बेस्ड इकोनॉमी। तो इसमें बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि हम जो ऑयल के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको थोड़ा बहुत रिड्यूस करके एक गैस बेस्ड इकोनॉमी पे जाए, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं नेचुरल गैस जो है वो एक लेस पॉल्यूटिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू जो कन्वेंशनल ऑयल होता है ये जो जिसमें कि आपका पेट्रोल और डीजल आता है, तो उससे कन्वेंशनली एक तो लेस पॉल्यूटिंग होता है और इसकी हायर कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये ज़्यादा एक बेटर सब्सटीट्यूट है। तो इसलिए पीएम जोर दे रहे हैं कि हम एक गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जाएं। नेक्स्ट वो बात करते हैं क्लीनर यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल पर्टिकुलरली पेट्रोलियम एंड कोल, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया ने अभी BS6 जो नॉर्म्स हैं उनको लागू कर दिया है, ठीक है। तो BS6 ऑटोमोबाइल और फ्यूल दोनों के लिए लागू होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो पॉल्यूटिंग सब्सटेंस लाइक सल्फर है, ये इसका जो अमाउंट है या जो लेड का जो अमाउंट है पेट्रोलियम में वो कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं हमें और मूव करने की ज़रूरत है टुवर्ड्स क्लीनर फ्यूल, ठीक है। नेक्स्ट वो बात करते हैं ग्रेटर रिलायंस ऑन डोमेस्टिक सोर्सेज टू ड्राइव बायोफ्यूल, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, हम हमारा अगर ऑयल इंपोर्ट की बात करें तो 83% अराउंड 83% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है या जो हमारा जो अकाउंट बैलेंस है उस पर बहुत ख़राब असर, इसका एक नेगेटिव असर होता है, ठीक है। तो ज़रूरत है कि हम रिलायंस को प्रोड्यूस करें, ग्रेटर रिलायंस करें ऑन डोमेस्टिक सोर्सेज, ठीक है। तो जो डोमेस्टिक इंडिया की जो फ्यूल कैपेसिटी है या जो बायोफ्यूल्स की हम बात करें उसको इंक्रीज़ करें। तो बायोफ्यूल्स को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो उससे जो है हमारा ये जो रिलायंस है ऑन फॉरेन सोर्सेज फॉर ऑयल वो थोड़ा कम होगा, ठीक है। और इससे जो हमारा जो अकाउंट बैलेंस है वो भी इम्प्रूव हुआ, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि अचीविंग द रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट ऑफ 450 गीगावाट बाय 2030। तो हम जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी जो कि एक क्लीनर सोर्स होता है ऑफ एनर्जी, ठीक है, उसके ऊपर जो हमारा डिपेंडेंस है उसको इंक्रीज करें, जिसके अंदर हमारा टारगेट रखा गया है 450 गीगावाट बाय 2030, ठीक है। नेक्स्ट ये बात करते हैं इंक्रीजिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू डीकार्बनाइज द मोबिलिटी। तो इसमें बेसिकली ऐसा बोला गया है कि जो इंडिया का जो मोबिलिटी सेक्टर है यानी जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जहाँ पे हम यूजुअली देखते हैं जो कार्स हैं वो इंटरनल कंबशन इंजन के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है, जो कि फॉसिल फ्यूल को यूज़ करता है लाइक पेट्रोलियम या डीजल। तो इससे मूव अवे करने की ज़रूरत है और हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उनको लाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमने रिसेंटली बात करी थी कि जैसे दिल्ली जो है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेके आई है ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंसेंटिवाइज हो सके, ठीक है। तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट 6 पॉइंट में वो बात करते हैं मूविंग इनटू एमर्जिंग फ्यूल्स इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, ठीक है। तो जैसे हमने अगर आपको पता हो गैस हाइड्राइड्स हैं, वो एक अच्छा फ्यूल का सोर्स हो सकते हैं। इस टाइप से जो हाइड्रोजन का अगर हम यूज़ करेंगे तो इससे क्लीनर फ्यूल और ग्रेटर एफिशिएंसी वाला फ्यूल हमें मिलेगा। तो ऐसे इस टाइप के जो इमर्जिंग फ्यूल्स हैं उनकी तरफ भी जाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट डिजिटल इनोवेशन अक्रॉस ऑल एनर्जी सिस्टम्स, ठीक है। तो जितने भी जो हमारे सिस्टम्स हैं जो कि एनर्जी से रिलेट करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे वो फॉसिल फ्यूल का जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, इसके अंदर ज़रूरत है कि डिजिटल इनोवेशन लाया जाए ताकि इनका जो लॉस है और जो इनका जो प्राइसेस है इनकी फ्लक्चुएशन को कम किया जा सके, ठीक है। तो ये डिजिटल इनोवेशन के थ्रू पॉसिबल हो पाएगा। तो ये कुछ चीज़ें जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अपने विजन के अंदर बताया कि जो इंडिया का एनर्जी मैप है वो उसके 7 ये ड्राइवर्स होंगे, की ड्राइवर्स, ठीक है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि 2019 में जो एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी में जो अमेंडमेंट लाया गया है उससे जो है हमारा जो फोकस है फ्रॉम रेवेन्यू टू प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन हो गया, ठीक है, ताकि हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सके और जो रेवेन्यू का जो झंझट अब तक कंपनीज को या जो गवर्नमेंट को झेलना पड़ता था वो ना झेलना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट ये बात करें एक और चीज़ की इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की कि जो इंडिया का जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है it will increase from 250 million metric ton a year to 400 million metric ton, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी इसके अंदर ये बात करी गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओपेक की।
तो ओपेक आज के न्यूज़पेपर में कई आर्टिकल्स में आया, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं इस बॉडी के बारे में। तो ओपेक्स इज बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। तो इट इज़ अ परमानेंट intergovernmental organization created at Baghdad Conference in September 1960 by Iran, Iraq, Kuwait and Venezuela, ठीक है। इसके अंदर अभी करेंटली 13 मेंबर्स है। उसका जो हेडक्वार्टर है इट इज़ लोकेटेड इन वियना। गाइज अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव है यूनिफिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ पेट्रोलियम पॉलिसी अमंग मेंबर कंट्रीज टू अचीव स्टेबल प्राइसेस फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ensure efficient and economic and regular supply of petroleum to consuming nation and adequate return of investment, ठीक है। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर हम इसका ऑब्जेक्टिव पढ़े तो ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही फेयर ऑर्गेनाइजेशन है और ये इसका जो पर्पस है ये बहुत अच्छा है कि पेट्रोलियम का प्राइस जो है उसको स्टेबल करें हैं और उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है उसमें एक स्टेबल रिटर्न दें। बट एक्चुअली में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना एक कार्टेल है, मीनिंग एक गैंग की तरह काम कर रहा है कि यह अपने प्रॉफिट के लिए इस पेट्रोलियम का जो प्राइस है उसको चेंज करता है, ठीक है। इसीलिए जो पिछले आर्टिकल में हमने बात करी कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो एड्रेस था जिसमें वो रेस्पॉन्सिबल प्राइस फ्यूलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल पेट्रोल प्राइस की बात कर रहे हैं, तो वो इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जो अपना ऑब्जेक्टिव है इसको ट्रूली फुलफिल नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी इस आर्टिकल से रिलेटेड। तो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन गाइस। अगर आपने कुछ वैल्यू का सीखा है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी doubts regarding today's session you can very well ask in the comment section. So that's it. Thank you. Bye bye.